कोई कलेक्टर मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा जो साइकिल पे चढ़ के अशोकनगर से चंदेरी आ जाता है। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा, जैसे आप अशोकनगर के कलेक्टर हैं और स्टूडियो में आपका पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा जर्नी कैसी रही? आपने कहाँ से शिक्षा पूरी प्राप्त की? थैंक यू शिवानी जी। मैं रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और प्रारंभिक शिक्षा भी हमारी रीवा में ही रही। उसके स्कूल के उपरांत आईआईटी रुड़की से मैंने बीटेक किया है और उसके उपरांत मैंने ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके एज एन आईएएस प्रशासनिक सेवा में ज्वाइन किया है। सर, जैसे आप पहले भोपाल में रहे, हरदा में रहे और अब अशोकनगर में हैं, आपको क्या लगता है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं और आपका अचानक प्रशासन का ट्रांसफर आदेश जारी होना, तो ऐसे में आपके मन में किस तरह के सवाल आते हैं? देखिए, ट्रांसफर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है। शासन जहां हम लोगों को उचित समझता है वैसे दायित्व देते हैं और जैसे ही अगर कोई नए दायित्व मिलता है तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अतिरिक्त आपको अब इनका कार्य करने का जो नए प्रोजेक्ट है उस पर जाने का रहता है, तो एक्साइटमेंट भी रहती है, एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने का एक उत्साह रहता है और साथ ही वहाँ की नई चुनौतियों के साथ और कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो हर एक नई पदस्थापना अपने साथ कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी आह्वान लाती है और साथ में ही जो शासन की नीति है उनको धरातल पे ले जाने का अवसर भी प्राप्त होता है। सर, कुछ दिनों पहले आपका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी काफी तारीफ की थी। वो क्या किया था, जैसा आपने जो सर ने इतनी आपकी तारीफ की थी उस टाइम? देखिए, जो हमारे शासन की नीतियां हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी के मंशा अनुसार जो हमारे यहाँ के नागरिकों को जो लाभ मिलना चाहिए, धरातल पे जो नीतियों का लाभ पहुंचना चाहिए, उस विषय में हमारी टीम यहाँ पे दिन रात प्रयासरत है। पर्टिकुलरली अशोकनगर के विषय में बताया जाए तो यहाँ पे हमारे आंगनबाड़ियों का, स्वास्थ्य के जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है उनकी हालत ठीक नहीं थी, विद्यालयों में भी ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही थी, तो जिस कारण से हम लोग ने धरातल पे उतर के चीजों को सुधारने का प्रयास किया और जिस कारण से हम लोगों को हायर लीडरशिप के द्वारा अप्रिशिएट किया गया। कुछ दिनों पहले कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस भोपाल में आयोजित हुई थी। उस बैठक में क्या महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई? कलेक्टर्स कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर और सभी हमारे विभाग प्रमुखों ने वहां पे उपस्थित रह के 2 दिन का ये समीक्षा रहा। एक तरीके से शासन की जो प्रायोरिटीज हैं, भारत सरकार की भी जो प्राथमिकताएं उनको लेते हुए ये समीक्षा थी। मुख्यतः ये बताया गया कि आगामी आने वाले 3 माह में आपका क्या प्रायोरिटी होना चाहिए, साल भर में क्या रहना चाहिए और 2047 का जो एक विजन है उसको देखते हुए क्या प्रमुखता रहना चाहिए। तो इस आधार पे सभी विभागों के द्वारा अपनी प्राथमिकताएं कलेक्टर्स को बताई गई। यदि जिले में कोई परेशानी है, कोई चुनौती है, तो उसके विषय में भी वहाँ पे चर्चा की गई है। जिस तरह से सर आप कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके शहर में, आपके क्षेत्र में कितनी सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच गई हैं? देखिए, 100% पहुंचने के लिए चैलेंज रहता है। बहुत सी ऐसी योजनाएं जो सैचुरेशन की तरफ है, चाहे वो पेंशन की स्कीम हो, बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं जो नए टाइम के साथ साथ जुड़ती जाएंगी, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गया, हर घर नल हो गया। इन सभी योजनाओं को धरातल पे ले जाने के लिए सभी जिले का और शासन का पूरा अमला प्रयासरत रहता है, परंतु फिर भी कई जगहों पे लीकेजेस, कई जगहों पे सुधार की आवश्यकता रहती है, जिस विषय में हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। सर, कई बार ऐसा सवाल उठता है कि कानून व्यवस्थाओं को लेकर कई तरह के लोग सवाल उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्थाएं किस तरह की होनी चाहिए? आगे उनको बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, कानून व्यवस्था देश के और शहर के विकास के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। नागरिकों को अपनी सुरक्षा के विषय में और कानून व्यवस्था से आपके प्रशासन की एक झलक भी होती है, तो बिल्कुल ये कोशिश रहता है कि किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था ना बिगड़े। आज के टाइम पे सोशल मीडिया के आने के कारण ये चैलेंज है कि फेक न्यूज बहुत जल्दी फैलती है, जिस कारण से एकदम से कानून व्यवस्था आजकल के लोग अपने हाथों में ले लेते हैं। तो ये कोशिश रहती है कि इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए तत्परता के साथ यदि प्रशासन मौके पे पहुंचता है और लोगों के साथ संवाद करता है तो उसको त्वरित रूप से निराकृत भी किया जाता है।
सर, देश भर में अभी इन दिनों कफ सिरप कांड बड़े चर्चा में है। ऐसे में आपने अशोकनगर में क्या कुछ किया है कफ सिरप को लेकर? कुछ आपने भी नए उसके लिए कुछ किया है कि कफ सिरप जैसे कांड फिर दोबारा ना हो? देखिए, इसमें शासन ने तत्काल एडवाइजरी जारी की थी और शासन के एडवाइजरी के अनुसार यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के और ड्रग इंस्पेक्टर्स का जो हमारा अमला है, साथ ही में एसडीएम्स और सभी हमारे तहसीलदारों को भी इसमें लगाया गया है और शासन ने तत्काल इसमें एक्शन लिया था। तत्काल एडवाइजरी जारी की गई थी जिसके अनुसार कार्रवाई चालू है। जैसे कई तरह की चुनौतियां होती है सर, इस बीच आपके हिसाब से स्वास्थ्य और शिक्षा में मुख्य चुनौतियां क्या हो सकती है? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा हमेशा ही चुनौतीपूर्ण सेक्टर रहेगा क्योंकि इससे सबसे ज्यादा लोग एक तरीके से इनसे टच्ड रहते हैं, इनके द्वारा सेवाएं प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा में आने वाले समय पे जो मुख्य चुनौतियां रहेंगी वो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी रहेंगी कि हम लोगों को हर जगह अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना है। साथ ही इसमें लोगों को जो सेवाएं जो शासन की मंशा अनुसार है वो पहुंचाएं, उसके लिए हम लोगों को पर्याप्त साधन, पर्याप्त मानव संसाधन भी चाहिए होंगे। इन दोनों चुनौतियों को देखते हुए हमें लगता है शासन के जो भी नीतियां हैं उनको धरातल तक लाया जा सकता है। जी बिल्कुल। जिस तरह से रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास करना चाहिए जिससे आगे और ग्रोथ मिल सके? रोजगार और निवेश करने के लिए हमने जैसे कि हमारी काफी सारी स्वरोजगार योजनाएं चलती हैं जो शासन के द्वारा चलाई जाती हैं, उनको एक तरफ हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए हर ग्रामीण क्षेत्र में एक उद्यमी स्थापित हो, इस विषय पे भी कार्य किया जा रहा है। तो जहां एक तरफ हम लोग हमारे लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बना रहे हैं, वहीं साथ ही साथ हम लोग उद्यमियों को बढ़ावा देते हुए, खासकर ऐसे उद्यमी जो गांव-गांव में रह सकती है, चाहे वो फैब्रिकेशन की इंडस्ट्री हो, चाहे वेल्डिंग की शॉप हो, इन सब के माध्यम से हम लोग न केवल स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना रहे हैं परंतु उनको एक ऐसा उद्यम स्थापित करने के माध्यम से दूसरों को रोजगार प्रदान करने का भी आयाम खोल रहे हैं। सर, जिले की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय आपके अनुसार क्या है? इस समय जिले की सबसे बड़ी प्राथमिकता मैं एक नहीं कहूंगा, मैं ज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों को मिला के जो हम लोगों का एक जो विजन है उस विषय में हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें सभी सेक्टर्स को मिला के हम लोग एक दिशा में कार्य कर रहे हैं और इन चारों के प्राथमिकता पे हम लोगों ने हमेशा अपने कोशिशों में दिया है। सर, आपके अब तक के कार्यकाल में आपको कौन सी उपलब्धि सबसे अहम लगती है? देखिए, अभी ऐसे कोई उपलब्धि हम लोग ने रैंक नहीं किया, परंतु जहां तक मुझे जो फीडबैक हम लोग लेते हैं, अभी जो अच्छा फीडबैक ये आता है कि इस समय जो हम लोगों का प्रशासनिक अमला जो है वो बड़े अच्छे तरीके से निरंतर मैदान में काम कर रहा है। जो कि पहले बताया जाता था कि इसमें थोड़ी लापरवाही की जाती थी और इसके अतिरिक्त हमारे किसान भाइयों की और हमारे जो महिला और मातृत्व जो स्वास्थ्य के विषय में जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी कुछ पहल की है, तो इन दो सेक्टर्स में हम लोगों ने अभी यहाँ अच्छा कार्य किया है। जिस तरह से सर जनता कई समस्याओं का सामना करती है और जनता से संवाद और शिकायत निराकरण के लिए आपका क्या विजन है? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जन सुनवाई जिले में की जाती है और इसमें हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत में जन सुनवाई करना चालू किया है, जिस कारण से बीच में जब हम लोगों के यहाँ पे लगभग 1300 आवेदन आने लग गए थे जन सुनवाई में, तो ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई चालू की, तो आज के डेट में 650-700 आवेदन प्रत्येक मंगलवार यहाँ पे आते हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक पोर्टल बनाया है, जैसे सीएम हेल्पलाइन शिकायत के विषय में पोर्टल है, वैसे ही एक पोर्टल हम लोगों ने मांग के लिए बनाया है, जिसको आप अपनी कोई भी मांग यदि शासन से है, चाहे वो सामूहिक मांग हो, उसका अलग हमने इसमें पैटर्न रखा है और यदि व्यक्तिगत मांग है तो उसके विषय में अलग पैटर्न हम लोगों ने रखा है और ये डायरेक्टली ब्लॉक लेवल अधिकारी के पास जाती है ये सभी मांगे और उसके माध्यम से आवेदनों का त्वरित निराकरण हम लोग करते हैं। जिस तरह से सर विकास योजनाओं की बात हम करें तो उसमें योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो क्या रही है? विकासीय योजनाओं के विषय में सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो मेरे ख्याल से समय सीमा में उन कार्यों को पूर्ण करना होता है, क्योंकि आपका कार्य चालू होने के उपरांत भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कई बार साइट क्लियरेंस में बहुत इशू होता है, कई बार कई ऐसे आकस्मिक चीजें होती हैं, चाहे वो मौसम के कारण हो, चाहे वो किसी अन्य कारण से हो, जिसमें समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाता है और समय सीमा में पूर्ण ना होने के कारण उसकी लागत जो है वो बढ़ने लगती है और हमारी जो एजेंसी है वो भी उसमें इंटरेस्ट होती है कहीं ना कहीं। तो कोशिश ये रहती है कि कार्य को समय पे चालू करके उसको समय सीमा में पूर्ण किया जाए, यही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। सर, कलेक्टर रहते हुए अब आने वाले समय में सबसे बड़े जो मुद्दे होते हैं या किन किन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहेंगे?
अभी भी जैसे मैंने यही कहा कि हमारी और शासन की, भारत सरकार की प्राथमिकता गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों हम लोग दिशा में काम कर रहे हैं और यही हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। रोजगार से संबंधी, निवेश से संबंधी योजनाओं को प्रोत्साहन देना और साथ में ही जो हमारा जो वल्नरेबल सेक्शन है, महिलाएं और हमारे जो ST/SC समुदाय के लोग हैं, उनको प्राथमिकता में देते हुए चहुमुखी विकास के लिए सभी को योजनाओं का लाभ मिले, इस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। जिले में अब निवेश की आपको क्या संभावना लगती है सर? देखिए, मध्य प्रदेश में हर जिले में निवेश की बहुत अपार संभावना है। अभी हम यहाँ की बात करें यदि अशोकनगर की, क्योंकि लोकेशन वाइज काफी अच्छा है, यहाँ से ग्वालियर भी समीप में है और हमारा भोपाल भी बहुत पास में है। जी। इसको देखते हुए यहाँ पे काफी सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्योंकि शरबती गेहूं का एरिया है, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की यहाँ पे काफी सारी संभावनाएं हैं। अच्छा। साथ ही यहाँ पे एथेनॉल प्लांट के और अन्य ऐसे जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं और लैंड रिच एरिया होने के कारण यहाँ पे सौर ऊर्जा एवं लॉजिस्टिक्स हब के भी काफी सारे यहाँ पे आयाम खुल सकते हैं। उद्योगपति आपसे मिलते होंगे तो क्या सवाल करते हैं सर? देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि वो निवेश करना चाहेगा तो सबसे पहले उसको अपने निवेश के विषय में ये सुनिश्चितता चाहिए होती है कि क्या हमको सारी क्लियरेंसेस, NOCs उनको समय पे मिल जाएंगी कि नहीं, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर भी खोला गया है, IFC। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का, जो कलेक्टरेट में या एक उसका सेपरेट विभाग हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पे कक्ष बनाया हुआ है। उसके माध्यम से वहां पे हम लोग उनको क्लियरेंस देते हैं। तो सबसे बड़ा जो उनके मन में शंका रहती है कि क्या हम सारे अपने क्लियरेंस समय में पाके अपने निवेश अनुसार यहाँ पे कार्य जल्दी से जल्दी स्थापित कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा जी सर, जैसे जल जंगल जमीन पर प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, पर्यावरण संरक्षण के विषय में और साथ ही साथ जितना हमारे जो अनुसूचित जनजातीय जो हमारे लोगों का जो रहता है प्राथमिकता, उसको देखते हुए जल जंगल जमीन इन तीनों को ही प्राथमिकता में रखते हैं और कोशिश किया जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट हो वो मिनिमल लैंड एक्विजिशन और मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन के साथ उसको किया जा सके। तो मेरे ख्याल से ये शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। शिक्षा पर अच्छा काम हुआ है और आगे क्या क्या पालन होना चाहिए इसमें, शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के विषय में दोनों चीजें हैं, ना केवल संस्थाओं का सुचारू रूप से संचालन होना, समय पे खुलना, समय पे आना, परंतु ये भी करना कि जो बच्चे हमारे पास आउट हो रहे हैं वो अच्छे अंकों से हों, अच्छे ज्ञान के साथ हों, साथ ही उनको उसके उपरांत अच्छे से उनका कौशल विकास के माध्यम से या अन्य तरीकों से उनको रोजगार के आयामों के भी पहुंचाया जाए। तो शिक्षा एक संपूर्ण होलिस्टिक अप्रोच हम लोग यहाँ रखते हैं, जिसमें कि न केवल उनके एकेडमिक नॉलेज के बारे में बल्कि उनके कौशल विकास के विषय में भी ध्यान दिया जाता है। सर, कई बार होता है कि ग्रामीण बच्चे पढ़ने के इच्छुक होते हैं लेकिन माता पिता पढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी आप कोई योजनाएं लेकर आए हैं क्या? देखिए, हमारे यहाँ पे हमने एक अभियान चालू किया था जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास के संयुक्त हम लोगों ने सर्वे कराए और लगभग हम लोगों को इसमें 2000 से अधिक बच्चे 6000 से अधिक बच्चे हमारे स्कूल से ड्रॉप आउट मिले, जो लगभग 6 साल से लेके 18 साल के आयु के थे। इसमें मुख्यतः हमने 15 से 18 साल के ऐसे बच्चे जो कि अब स्वरोजगार के लिए और अन्य कौशल विकास के लिए भी टाइम पॉलिटेक्निक के माध्यम से उनसे करते हैं, और बाकी बच्चों को स्कूल में डालने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया और लगभग 3000 बच्चे आज के डेट में हमारे मुख्य धारा से जोड़ दिए गए हैं। तो ऐसे सभी हम लोग बच्चों को, उनके पालकों को चिन्हित किया, उनका हम लोगों ने काउंसलिंग किया और कोशिश की कि सभी बच्चे जो हैं वो मुख्य धारा में समाहित रहे। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जैसे कई बार क्या होता है कलेक्टर नाम को लेकर ही कई लोगों के मन में ऐसी धारणा आती है कि बच्चे से बड़े बुजुर्ग तक कलेक्टर नाम सुनते ही या सामने देखते से ही पैर छूने लगते हैं, या किसी के मन में कलेक्टर को ऐसा लेकर मतलब कई सवाल खड़े होते हैं। तो आपके हिसाब से क्या एक्चुअल ये चीज़ होती है? जैसे आप कलेक्टर हैं तो आप भी इन चीज़ों का अनुभव ले रहे होंगे। देखिए, कलेक्टर एक संस्था है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, तो एक संस्था के प्रति लोगों का आदर की भावना रहती है और क्योंकि इस संस्था के विषय में काफी जिज्ञासा रहती है लोगों के चित्त में, तो एक बिल्कुल से एक आता है, ऐसे लोगों से एक भाव आता है, उमड़ता है। परंतु इस संस्था का जो एक यूटिलिटी है, इस संस्था की जो एक अपने आप में महत्व है, वो लोगों तक उनको जो लाभ है वो पहुंच जाए, इसके विषय में है।
तो ये दायित्व भी इस संस्था पे रहता है। तो एक नागरिकों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बना रहे, संवाद बना रहे, इसका प्रयास किया जाता है और अशोकनगर में हम लोग इसको कर भी रहे हैं। अच्छे कामों के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू शिवानी जी। ओके। थैंक यू। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।